हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा गया। हमने प्रिपरेशन एक साथ मिलकर करी, बहुत बढ़िया करी। एंड इसी तरीके से आप लोगों की CET 2022 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी बेटा। जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो रही है। आपको वन शॉट में पूरा सिलेबस मिलेगा, क्लास 12th का जो NCERT का सिलेबस है। एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आज वन शॉट करेंगे, बहुत बढ़िया वन शॉट रहेगा। हाँ, ये वन शॉट जो है हम कम टाइम में ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने क्लास 12th के लिए टर्म 2 पढ़ा, उससे पहले हमने टर्म फर्स्ट पढ़ लिया था। तो मतलब हमें एक रिवीजन की जरूरत है। तो ये जो वीडियो है बेटा, हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, ताकि जल्दी से आप चैप्टर रिवाइज करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लग जाओ। एंड आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, बट क्वेश्चन कहाँ पे करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वैसे भी जितने भी इंपॉर्टेंट PDFs होते हैं, जितने नोट्स होते हैं, सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, तो उन वीडियोस के लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं वन शॉट की। हमारा जो टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एंड उसमें सबसे पहले आता है बेटा जी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या आता है सबसे पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें आज पढ़नी है। मतलब पूरे का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले से ही चीज़ें क्यों लिखी गई हैं, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एंड ये किसको बनाते हैं? मैटर को बनाते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है बेटा जी, वो कूलम होती है, जिसको हम कैपिटल C से लिखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसकी अगर वैल्यू की बात करें, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। C इज द कूलम। कूलम इज व्हाट? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो सेम चार्ज होते हैं बेटा जी, जिनको हम लाइक चार्ज बोलते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, दो चार्ज को कैसे अलग किया जा सकता है? पोलैरिटी के हिसाब से। ठीक है, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली जो हम एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लगाते हैं वो इस पे लगा सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम इजीली इनकी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम ना इस चैप्टर के अंदर एक मेथड पढ़ेंगे, चार्जिंग मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब समझते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लॉस करके उनका चार्जिंग की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो बॉडी के पास क्या रह जाता है? पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाती है। क्लियर है? जो चार्ज है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। जो चार्ज है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी, जैसे मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो वही है, चार्जेज जो एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर। टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का वो हम बना सकते हैं, मतलब टोटल चार्ज अगर आपको काउंट करना तो सिंपली आप उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है चार्ज जो है वो कैसा होता है? कंजर्व्ड होते हैं। चार्ज कैसे होते हैं बेटा जी? कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड का मतलब है कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब सब सिस्टम में अलग अलग से डिवाइड हो जाएगा, बट वैसे कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात, चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी के अंदर। क्लियर है? तीसरी बात करें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। पहली बात करें कि एडिटिव हो सकते हैं, दूसरी बात कर ली कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी जो चीज़ है वो क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा किस तरीके के मल्टीपल में होगा, तो वो क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो चार्ज हमेशा बेटा Q इज इक्वल टू एन ई होगा। एन जो है वो इंटीजर है। अब इंटीजर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन एंड नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा जी कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि करंट फ्लो करता है, या ये बोल दें कि इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर जाते हैं, उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स हो गई, ठीक है, मेटल्स होगी, ह्यूमन बॉडी होगी, एनिमल की बॉडी होगी, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं किसके, कंडक्टर के। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर जिसमें से करंट ना जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, कंडक्टर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, पोर्सोलिन हो गया, ये सब क्या है, लकड़ी हो गई, वह लकड़ी सूखी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या बेटा, इंसुलेटर है। कंडक्टर इंसुलेटर को क्यों पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे ना। हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स के अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो, तो प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं चार्जिंग मेथड की। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर होते हैं, ठीक है। अब चार्जिंग कैसे कर सकते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन को दें या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, उससे चार्जिंग हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नेगेटिव किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज बनेगी, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगी। ओके, तो पहला मेथड है रबिंग का। रबिंग में क्या होता है बेटा, रब करते हैं। रबिंग के टाइम पे क्या होता है कि एनर्जी बनती है, मतलब हीट जनरेट होती है, एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी जाती है इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते हैं और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वही प्रोसेस है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाएं, जिसमें जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, जिससे आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा भाई, होता है ना, कई बार आप अपने दोस्त को गुस्सा दिलवा देते हो बिना उसको थप्पड़ मारे या उसको बिना छेड़े, मतलब सिर्फ बोलने से मात्र से आप अपना काम कर देते हो, तो वो सब कैसे होता है, इंडक्शन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है अपने फ्रेंड को, ठीक है, अपने फ्रेंड को यहाँ पे आपको हाथ नहीं लगाना है। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, वन ऑब्जेक्ट ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट टू ए सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे दूसरे ऑब्जेक्ट को छुए बगैर। इसमें कैसे होता है, सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, अनचार्ज कंडक्टर लिया। अनचार्ज का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर है। फिर हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आए। अब पॉजिटिवली चार्ज रोड क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, अलग अलग हो गए। यस, अब इसको हटा दो। तो ये जैसे ही ये हटेगी, पॉजिटिव जैसे ही यहाँ से हटेगा, तो ये नेगेटिव कहाँ जाएंगे भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएंगे। तो ये इस तरीके से इकट्ठे हो गए यहाँ पे। क्लियर है, अब इन दोनों को अलग कर दिया तो ये हो गए क्या, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया। सबसे पहले एक पॉजिटिव लेके आए अनचार्ज के पास। अब जैसे ही अनचार्ज के पास आए, वो अनचार्ज क्या कर रहा है, उस अनचार्ज के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं बट वो बराबर है, तो वो अलग अलग हो गए हैं बस। अब जैसे ही वो पॉजिटिव हटाया तो नेगेटिव पॉजिटिव जो इकट्ठे हुए थे वो दूसरी साइड पहुंच गए, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गए, और फिर इनको अलग अलग कर दिया। ये चार्जिंग होगी। हमने इनको टच नहीं करा, हमने इनको टच नहीं करा, देखो टच नहीं कर रहे ना। चलो, इसमें और इसमें क्या होगा बेटा, अगर आप एक बॉडी पे पॉजिटिव है तो दूसरी पे नेगेटिव बन रहा है, इस पे पॉजिटिव है दूसरी पे नेगेटिव बन रहा है, हो रहा है ऐसे, ठीक है। बट चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं। एक मिनट, अरे भाई ये क्या था, सुनो ध्यान से। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि टच करते हैं। मान लो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, हम दूसरी बॉडी लाते हैं और इसको टच करवा देते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा है, एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक अनचार्ज हम कंडक्टर लेके आते हैं और उसको टच करवा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें मान लीजिए 6Q चार्ज है, तो ये यहाँ पे बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस पे भी 3Q हो जाएगा और इस पे भी 3Q, और सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो ये मेथड होते हैं किसके, चार्जिंग के। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक डिफरेंस आता है एंड साथ में एक क्वेश्चन जो छोटा सा एनसीईआरटी से बनता है, क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि जब आप इस चैनल से पढ़ रहे होते ना, तो आप लोगों को एनसीईआरटी या फिर कोई ऐसा कंटेंट अलग से नहीं पढ़ना कि भाई हाँ ये एग्जाम में आएगा, जो यहाँ से पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंज। क्या चार्जिंग के टाइम पे जो मास है वो चेंज होता है, तो तुम बोलोगे यस होता है। क्यों होता है भाई, इसलिए होता है क्योंकि जब चार्जिंग होती है तो या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है, यही काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब है वो या तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है अपना, यस, तो इसलिए मास होगा, चेंज होगा। एक डिफरेंस है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मतलब लाइंस के अंदर मिलता है पैराग्राफ की फॉर्म में, बट यहाँ पे अलग से लिखा गया। इस डिफरेंस को एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। चार्ज जो होता है बेटा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड जीरो भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं। मास जो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मैं ये थोड़ा बोलूंगा कि मेरा मास नेगेटिव 50 kg है, ऐसा नहीं होता ना, तो पॉजिटिव ही होता है।
चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी के ऊपर, बट मास डिपेंड करता है। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आप क्लास 11th में रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। अभी हम पढ़ के आए कि चार्ज किसी बॉडी के ऊपर किस तरीके से होगा, किसका मल्टीपल होगा। साथ में यहाँ पे जो मास है वो अभी तक मतलब मास का जो क्वांटाइजेशन है वो अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है, मतलब यहाँ पे चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है वन बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। और मास की बात कर लें, मास इज नॉट कंजर्व्ड, इट कैन चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब मास को चेंज किया जा सकता है एनर्जी से, मतलब मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी को मास के अंदर, वाइस वर्सा। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव। अब जो फोर्स है वो या तो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है, लेकिन मासेस के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी तुमने, सिर्फ एक ही होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कैसी होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। नेक्स्ट बेटा कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है कि देखिए दो चार्ज आप लोगों के पास यहाँ पे और यहाँ पे, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है R। अब ये दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे जो कूलम्ब्स थे उन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स। तो ये जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। एंड नीचे होगा जो उनके बीच का डिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जो स्मॉल k है उसकी वैल्यू इज व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R होती है। फॉर वैक्यूम हम इसको क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे एप्सिलॉन R इज 1 होता है। सो k की वैल्यू इज हेयर व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा जी? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, मतलब इनके बीच में कौन सा मीडियम होगा वो बताता है ये, ठीक है। एंड साथ में इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। क्या होती है? -12 होती है। क्लियर है? अच्छा, अगर k की बात करें तो k कितना होता है भाई? 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो c स्क्वायर अपॉन में nm स्क्वायर होता है। क्लियर है? n इज व्हाट? न्यूटन। आई होप कि समझ में आ गई होगी चीजें कि कूलम्ब्स लॉ हमें जो दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज के बीच में जो लगने वाली फोर्स है उसके बारे में बताता है। ओके, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्यों जरूरी है भाई? वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। पहले हम सब पढ़ लेते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको या तो हम कैपिटल K से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? या तो कैपिटल K से शो करते हैं या फिर ER से शो करते हैं। मतलब ER नहीं बोल सकते, एप्सिलॉन R। ये होता क्या है? एक रेशियो होता है बेटा किसका? परमिटिविटी ऑफ किसी भी मीडियम की, और नीचे होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो किसी भी मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लिखते हैं और साथ में वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बेटा वही बात है कि मान लो एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव और एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव, तो कॉमन सी बात है कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस दिशा में, डायरेक्शन में, और ये वाला इसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो 2-1 बोल सकते हैं हम, यहाँ पे 1-2 बोल सकते हैं। मतलब 1-2 का मतलब है कि पहले के ऊपर फोर्स लग रही है, सेकंड वाला लगा रहा है। देखिए यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, मैंने पहले बोल दिया कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के लाए, तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मुझे फोर्स लिखनी है, तो फोर्स कैसे लिखूंगा मैं? मान लो मुझे F12 लिखना है, F12 तो मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज दूसरा चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस इज कितना? 1-2। क्योंकि भाई फोर्स किसके ऊपर लग रही है? फर्स्ट वाले के ऊपर लग रही है, फर्स्ट वाले के ऊपर, तो वो फाइनल हो गया। तो वो हम बोल देंगे क्या? 1 से 2, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगी, ठीक है। साथ में अभी देखिएगा हमें लिखना क्या है? वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो अगर मैं यहाँ वेक्टर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर लगाना होगा। सेम मैं 2-1 के लिए लगाऊंगा। अब आप एक चीज देखिएगा, दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे हैं, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों फोर्स हैं, ये एक दूसरे के हम बोल सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है बेटा। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कैसी है? वो 0 है। नेट फोर्स यहाँ पे कैसी है? वो
जीरो है। तो कूलम्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट आता है मल्टीपल की वजह से, मतलब बहुत सारे जब चार्ज होते हैं तो क्या होता है। देखो या आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हो। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, किसी एक दिए हुए चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है टोटल फोर्स ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से वेक्टर सम होगी। वो क्या होगी? इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मान लो ये एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। यहाँ से एक तो फोर्स ये लग रही थी और साथ में रिजल्टेंट भी इधर जाएगा, तो ये सब क्या होगी? इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम होगी बेटा। अब फोर्स के फॉर्मूले हमने यहाँ पे सीख लिए हैं, तो वही चीज़ों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, क्लियर है, सिंपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई वेक्टर सम होगा, जितनी भी फोर्स लग रही हैं एक चार्ज के ऊपर, अलग अलग जो फोर्स लग रही है सबका वेक्टर सम। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये होगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होगा। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी बॉडी या लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम दो तरीके से पढ़ेंगे, तीन तरीके से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में जो चार्ज है वो लाइन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस में वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। हमें किससे लेना देना है? हमें मतलब होता है डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी से डील करना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? देखो ये पढ़ो या ये पढ़ो, सिर्फ एक चीज कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ऊपर आएगा टोटल चार्ज, ऊपर आएगा टोटल चार्ज, नीचे आएगा टोटल डायमेंशन। अब वो कोई भी है, मान लो अगर लेंथ है तो हम लेंथ के लिए लिखेंगे क्या? टोटल चार्ज। जितने भी, मान लो मैंने छोटी सी लेंथ ले ली, इतनी सी लेंथ, तो इतनी लेंथ पे छोटा ही चार्ज होगा, थोड़ा ही चार्ज होगा, तो इसलिए dq/dl लिख दिया। यूनिट वही, ऊपर कूलम नीचे मीटर, ठीक है। इधर सरफेस एरिया है तो क्या होगा? ऊपर चार्ज है तो कूलम, नीचे एरिया है तो मीटर का स्क्वायर। फिर इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई। वॉल्यूम चार्ज में नाम से पता लग रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर लिखनी है, ऊपर चार्ज होगा, नीचे क्या होगी बेटा जी? वॉल्यूम होगी। क्लियर है? सो ये होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड आई होप कि अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई हैं। पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है सीयूटी के लिए हम कर रहे हैं, और जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, क्योंकि रिवीजन हमें करनी है, साथ में फिर क्वेश्चन लगाने होते हैं। ओके चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? अब बारी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इससे पहले हमने सारा का सारा फोर्स पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? जैसे आपने कोई टावर देखा है, टावर होता है, एक मिनट, जैसे आपने कोई टावर देखा, उस टावर से क्या निकलती है? नेटवर्क निकलता है भाई, मोबाइल का नेटवर्क निकलता है। अब मान लो इसका एक नेटवर्क है, तो इसका मतलब है ये इसका एक एरिया है, तभी तो आपके मोबाइल में एक नेटवर्क आता है जब आप यहाँ पे खड़े होते हो, इसके रेंज में अगर खड़े होते हो। तो बेटा यहाँ पे वही चीज है। तो यहाँ पे क्या है? ये चारों तरफ का स्पेस, द स्पेस अराउंड ए चार्ज हम बोल देंगे, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज जब हम ले रहे होंगे तो उसको एनी बोल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि यहाँ पे फील्ड है, रेंज है, लेकिन वो रेंज तब पता लगती है जहाँ पे कोई मोबाइल आता है। इसके नेटवर्क में कोई मोबाइल आता है, अगर ये यहाँ पे मोबाइल लेके खड़ा है कोई भी बंदा, तो भाई नेटवर्क नहीं आएगा इसके मोबाइल में, क्योंकि रेंज से बाहर है। तो इसका मतलब ये है द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सके, किसके द्वारा? अदर चार्ज के द्वारा। और वो अदर चार्ज होगा, वो एक टेस्ट चार्ज होगा, जिसका पूरा नाम होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या नाम होता है? पूरा नाम होता है बेटा जी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। अब इसकी जो वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, तो इसलिए ये मेन चार्ज जो कि सोर्स चार्ज होता है उसको अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अभी हमने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जिसमें किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही हो, स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड एनी चार्ज, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स को फील कर रहा है। अब वो फोर्स जो जा रही है किसी चार्ज के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब ये फोर्स चार्ज के साथ जब ये फॉर्मूला बना लेती है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे प्रॉपर एक डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन आ गई है तो तुम ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ध्यान से सुनना, अभी हमें क्या करना है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट पढ़ लो एक बार पहले। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। कौन सी होती है बेटा जी? इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। कैसे होती है? ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे चार्ज है तो कूलम हम लिख रहे होंगे। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमें करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक चार्ज लेंगे, क्यू चार्ज, जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है। अब इससे फील्ड निकलेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में हम पहले फोर्स लिख देखते हैं। यस, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने फोर्स लिख दी। इसका नाम क्यू है, ये क्यू नॉट है, और इसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो हम सिंपली लिख सकते हैं के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ बाई क्यू। क्यू कौन? जिसके ऊपर लग रही है, तो क्यू नॉट हो गया, इसके ऊपर लग रही है ना, तो क्यू नॉट। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आंसर आएगा भाई? ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये फॉर्मूला आपके काम आएगा जब इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। जब आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब क्यू की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 0 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ चल रहा होगा। कहाँ पे चल रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड आप बोल सकते हैं। लेकिन जब क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब 0 होगी, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज उस टाइम चार्ज होगा नेगेटिव होगा, और फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ होगी बेटा। ठीक है, बताइए, समझ में आया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। वही जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ के आए थे, वही है कि वेक्टर सम हो जाएगा हर एक फील्ड का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग ये चार्ज है, ये चार्ज है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे बनाओगे, क्योंकि पॉजिटिव है, इससे फील्ड बाहर निकलेगा, इससे ऐसे चला गया, इससे ऐसे चला गया, और इससे ऐसे चला गया। तो हम इन सब का अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इनका सबका रिजल्टेंट निकाल के अपना काम चला लेंगे। तो इसलिए सिंपली आप लोगों को कॉन्सेप्ट कौन सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो यूज होगा, मतलब वेक्टर सम करना हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा? सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल होती है, मतलब हमें दिखाई नहीं देती, बट उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फील कर सकते हैं किसी भी एक मटेरियल को यूज करके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, मतलब आप आयरन फीलिंग ले सकते हैं और नीचे कोई मैग्नेट रख के ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना के, कैसे बनेगा यार? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो उससे बना के जब आप उसके ऊपर आयरन फीलिंग डालते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन होती है, या फिर आप कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि ड्रॉ होता है कहाँ पे? थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस, सो दैट इट टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट। ध्यान से सुनना, so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? वो हाइपोथेटिकल इन नेचर होती हैं, और कर्व की तरह भी होती हैं, स्ट्रेट भी हो सकती हैं। अब होता है क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बन जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये अलग अलग हमने बता रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, जहाँ पे दूर होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये रिलेशन लिखा हुआ है, और ये आप लोगों के पास अलग अलग से एक रीजन शो किया हुआ है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही है। एक रीजन ये है और एक रीजन ये है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स है दूर दूर हो चुकी है, यहाँ पे पास है। क्लियर है? सो ये था आप लोगों के पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था बेटा जी? आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब बारी है इनकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज। देखिएगा बेटा, सबसे पहली बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से,
और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है तो क्या होगा, तो दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। मतलब अब सिंपल सी बात है भाई, अगर हम इसको देखें, पॉजिटिव चार्ज देखें, अकेला पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज से शुरू हुई और इन्फिनिटी पे जाके एंड हो रही है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज का केस देखें तो इन्फिनिटी से आएंगी और चार्ज पे खत्म हो जाएंगी। ये तो बात इसने बोल दिया यहाँ पे। चलो, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। एक चार्ज फ्री रीजन अगर होगा, मान लो एक रीजन ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रही है, कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा हुआ, चार्ज फ्री रीजन है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफ्लेक्ट करने वाला ही नहीं है, तो कॉमन सी बात है कि वो कंटिन्यूअस कर्व होंगी विदाउट एनी ब्रेक्स। नेक्स्ट है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती? मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट निकालूं, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट निकालूं, तो भाई इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर, इसके अकॉर्डिंग टेंजेंट इधर, तो एक पॉइंट से दो डायरेक्शन आ गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव द टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप ये नहीं बनाती हैं ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व क्यों नहीं बनाती हैं, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं और ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाता है डाइपोल। यहाँ से और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं हमारे पास। हाँ जी, यहाँ से और इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहे हैं बेटा जी, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? भाई ये ना एक सिस्टम होगा और उस सिस्टम के अंदर दो चार्ज होंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बट उनकी मतलब आप ये बोल दो कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे ये, मतलब एक की डायरेक्शन अलग, एक की अलग, बट वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, ये एक चार्ज रहा नेगेटिव, एक चार्ज रहा पॉजिटिव, तो ये इनके बीच में एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि है a और a, मतलब 2a है। 2 का मल्टीपल होता है। क्यों होता है 2 का मल्टीपल? सिंप्लिसिटी के लिए। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे लिए आसान रहता है, क्योंकि हमें जो मोस्टली मेजरमेंट है वो कहाँ से करनी होती है? डाइपोल के सेंटर से करनी होती है बेटा जी। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो तुम बोलना नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डाइपोल होता है। मतलब ये एक सिस्टम है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। बात खत्म। नेक्स्ट जो आता है आप लोगों के पास आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहली बात यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उनके बीच में, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल लेंथ बोलते हैं, जो कि 2 का मल्टीपल है। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे हम उसको यूज कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अंदर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको P से शो करते हैं, और ये हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज चलती है। ये एक प्रोडक्ट होता है किसका? Q इंटू 2A का। Q कौन? मतलब कोई भी Q, उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल इज दिस। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे? P वेक्टर इज इक्वल टू Q 2A वेक्टर। 2A इज व्हाट? डाइपोल लेंथ। क्या है ये? डाइपोल लेंथ है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। तो पहले दो चीजें आई होप समझ में आ गई है, अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, एक बात बता दूं, जैसे आप लोगों को ये वन शॉट मिल रहा है, ऐसे ही आप लोगों को बाकी के वन शॉट भी मिलेंगे, हर एक चैप्टर के ऐसे ही मिलेंगे। नोट्स के थ्रू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ताकि जल्दी से हम चैप्टर को रिवाइज कर लें और फिर क्वेश्चन कर लें, ठीक है। जल्दी से हम चैप्टर को रिवाइज कर लें और क्वेश्चन कर लें बेटा। अब बेटा हम क्या करेंगे? हम एक टॉपिक करेंगे द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम फील्ड निकालेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन द एंड हमें फॉर्मूलाज ही चाहिए, बट एक बार डेरिवेशन भी समझ लेते हैं। फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस क्या है? सुनो भाई, एक डाइपोल आपने लिया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्लियर है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है 2A का, ओके, ये भी मान लिया। एक्सियल का मतलब है कि जो लाइन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जा रही है ना, जो लाइन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में से होके जा रही है, उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट। तो भाई यहाँ से एक लाइन चली, ऐसे चल रही है, और इसके ऊपर कोई एक पॉइंट जिसको हमने बोल दिया P पॉइंट। यहाँ पे आप लोगों को फील्ड निकालना है।
अब कॉमन सी बात है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर होता है, तो मतलब अगर नेगेटिव की वजह से देखें तो फील्ड इधर जा रहा होगा, भाई इधर जाएगा ना, ऐसे अंदर जा रहा होगा तो इधर ही जाएगा। यस, पॉजिटिव की वजह से देखें तो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा होगा, ये भी ठीक है। एंड मैंने एक बात बोली थी कि हमेशा हम क्या करते हैं, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो डाइपोल के सेंटर से लेके यहाँ तक हमने एक डिस्टेंस लिखा जो कि r है, और कॉमन सी बात है कि ये a होगा और ये a होगा अगर हम सेंटर से लगा रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज व्हाट, ये होगा r, एक मिनट रुको, हाँ ये क्या होगा, ये होगा r प्लस में a। बट पॉजिटिव के लिए कितना होगा भाई, पॉजिटिव के लिए कितना होगा, पॉजिटिव के लिए कितना होगा, ये टोटल कितना है, टोटल इज a, और ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक r, तो ये इतना घटा दो, इतना घटा दो ना, यहाँ से इतना घटा दो, तो ये कितना बनेगा r माइनस ए, r माइनस ए। क्लियर है भाई, इतनी चीज़ें दोबारा समझ लो, देखो एक चार्ज है आप लोगों के पास, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो यहाँ तक का डिस्टेंस इज व्हाट, भाई सेंटर से यहाँ तक तो r है और यहाँ से यहाँ तक कितना है a है, तो r प्लस ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से चले पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये r है और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक a है, तो ये हो गया r माइनस ए, बस क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज की वजह से फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट पे, फिर इस चार्ज की वजह से फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट पे। तो देख लो, जब हमने माइनस की वजह से लिखा तो हमने सीधा ही लिख दिया क्या, नेगेटिव चार्ज लिखा, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा जी के क्यू बाय आर स्केयर, मतलब जिस चार्ज की वजह से वो ऊपर लिखेंगे साथ में के लिखेंगे, नीचे डिस्टेंस का स्केयर लिखेंगे। तो यहाँ पे भी वही किया हमने, नेगेटिव चार्ज की वजह से तो नेगेटिव लिखा, साथ में जितना डिस्टेंस है r प्लस है उसका स्केयर कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन है, के की वैल्यू है, ठीक है। चलो इसी तरीके से हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक है, ये तो छोटे डिस्टेंस पे है, r माइनस ए होगा, तो नीचे r माइनस ए आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप दोनों को ऐड कर दोगे, यस हम दोनों को ऐड कर देंगे, हमने ऐड कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेते हैं, अगर वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेते तो वो यहाँ पे माइनस कर लेना आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले मैंने एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखा, दोनों को अब ऐड कर दिया। तो जैसे ही मैंने ऐड किया, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है बेटा जी, E इज इक्वल टू 2pr, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर माइनस a स्केयर का स्केयर, ठीक है। क्योंकि देखो एक में r प्लस ए है और एक में r माइनस ए है और उसका स्केयर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, उसको क्या लिखते हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर, और फिर से उनका स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्केयर आ रहा है, और भी कुछ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्या याद रखना है कि आफ्टर कैलकुलेशन जब आप एडिशन करते हो तो आप लोगों के पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा यहाँ पे k अब कैसे आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम k लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। फिर ये चलो k तो मान लिया आ गया, बट ये 2kp ये भी सही है, बट नीचे r क्यूब क्यों आ रहा है, r क्यूब इसलिए आ रहा है बेटा, हम शॉर्ट डाइपोल के लिए लिख रहे हैं। शॉर्ट डाइपोल का मतलब समझते हो कि भाई ये वाली जो चीज़ है ये छोटी होनी शुरू हो जाए, ये छोटी होनी शुरू हो जाए, मतलब 2a जो है वो छोटा होना शुरू हो जाए। अगर 2a छोटा होगा तो a तो और भी छोटा हो जाएगा r से, तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल के लिए कंडीशंस को लिख दिया। क्लियर है, चलिए तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अब बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल की, बट उससे पहले एक चीज तुम्हारे काम की है। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से इस पे फील्ड है, इसकी वजह से इस पे फील्ड है, कौन सा फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तुम्हें, भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो पास में है पी पॉइंट के, जितना छोटा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी, और जितना चार्ज दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इधर ही जा रही है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, साथ में हमारा डाइपोल मूवमेंट भी इधर जा रहा है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट एंड पी वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। कैसी डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। चलो तो अब बारी है किसकी, इक्वेटोरियल प्लेन की। किसकी बारी है बेटा जी, अब बारी है इक्वेटोरियल प्लेन की। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है भाई, एक सिंपल सी चीज है, आपने एक नेगेटिव लिया चार्ज और एक पॉजिटिव लिया चार्ज, एक लाइन लगाई, तो इनके बिल्कुल सेंटर से एक परपेंडिकुलर पॉइंट वो होगा एक तरह से इक्वेटोरियल, वो होगा एक तरह से इक्वेटोरियल। मान लो ये एक लाइन है, ये डाइपोल है नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बीचों बीच में एक प्लेन निकाल दूं, तो वो
इक्विटोरियल है उसके उस प्लेन के ऊपर, कुछ डिस्टेंस पे उस प्लेन के ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं सेंटर से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने एक क्या लिया, नेगेटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, तो डाइपोल मोमेंट होगा इस साइड में, डिस्टेंस इज 2a। अब हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो फील्ड देखो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से फील्ड इधर जाएगा, नेगेटिव से फील्ड अंदर आता है, यस, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर होगा। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बेटा जी, कंपोनेंट रिजोल्व करने होंगे। क्या रिजोल्व करने होंगे बेटा जी, कंपोनेंट रिजोल्व करने होंगे। तो जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो आप लोग एक चीज़ देखना कि भाई ये अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा और यहाँ पे भी थीटा होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट निकालोगे, एक यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, पहले आप किसकी वजह से निकाल रहे हो, पहले हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं, पॉजिटिव की वजह से। तो एक जा रहा है यहाँ पे ई पॉजिटिव कोस थीटा इधर, और इधर ई पॉजिटिव साइन थीटा। अब नेगेटिव की वजह से निकालेंगे तो एक नीचे होगा और एक इधर होगा, तो ये ई नेगेटिव कोस थीटा और ई नेगेटिव साइन थीटा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आती होगी इतनी तो तुम्हें। ठीक है, तो भाई परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ एडिशन हो रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो इनकी वजह से ही फील्ड आएगा टोटल। ठीक है, तो वही हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 2a, अगर ये a और ये a हो जाए और ये इनका सेंटर हो जाए, तो सेंटर से यहाँ तक का पॉइंट हमने कितना बोला था, मैं दोबारा बना देता हूँ, रुको भाई। अब मान लो मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो मैं कहाँ से डिस्टेंस लूंगा, डाइपोल के सेंटर से, तो वो कितना है, r है। तो कॉमन सी बात, अगर ये a है और ये r है, तो यहाँ पे r² प्लस a² का अंडर रूट आ जाएगा, सेम इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो Q पॉजिटिव अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में r² प्लस a² का अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर कट रहा है भाई, r² प्लस a² का अंडर रूट है और इससे हम स्क्वायर करें तो कट जाएगा, तो इसलिए सीधा ही r² प्लस a² आ रहा है। सिमिलरली नेगेटिव के लिए लिख देंगे, तो वो हमने मैग्नीट्यूड में चार्ज ले लिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे दोनों जो चार्ज है वो कहाँ पे जा रहे हैं, दोनों चार्ज जा रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन, मतलब दोनों की वजह से फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि कॉस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी मैंने फाइंड आउट करके दिखाए तुम लोगों को, ठीक है, कि भाई एक पॉजिटिव की वजह से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमने इनको सिंपली क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, और दोनों में कॉस थीटा कॉमन था तो बाहर लिख दिया। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, बट डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है तो वो इधर जा रही है। तो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, मतलब एक दूसरे को वो एंटी पैरेलल होते हैं। बस उसके बाद कुछ नहीं है, ई प्लस क्यू की वैल्यू डालेंगे, ई माइनस क्यू की वैल्यू डालेंगे बेटा जी, एंड इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि एक होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a², दूसरा प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस a²। तो सिंपल सी बात है भाई, साफ पता लग रहा है कि ये क्या होंगे, साफ पता लग रहा है कि ये कैसे चल रहे होंगे, ठीक है। साथ में देखो जो cos थीटा है उसकी वैल्यू निकालो। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos इज व्हाट, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज कितना a, भाई इतने में से निकाल के देख लो, a हाइपोटेनस इज कितनी r² प्लस a² का अंडर रूट है, तो 1/2 हो गई, ठीक है। तो इसलिए नीचे 3/2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है ना, ये 1 की पावर है दोनों पे, ये कॉमन आएंगी बाहर और इससे 1/2 के साथ ऐड हो जाएंगी। ओके, अच्छा एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया, एट एनी पॉइंट आ जाता है, तो एट एनी पॉइंट के लिए ना डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी नहीं है और वैसे भी सीयूटी के अंदर डेरिवेशन नहीं आएगी बेटा जी, तो आप ये डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब एक डाइपोल है उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे हमें छोटा एंगल लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, उनकी वजह से डाइपोल की वजह से फील्ड्स हो गए। एंड अब अभी बारी है बेटा जी, अब हम क्या करेंगे, डाइपोल को रख देंगे किसी एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा फील्ड, और इसको शो किससे करते हैं, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो करते हैं, ऐसे, मतलब यहाँ से फील्ड चलेगा और ऐसे जा रहा होगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया,
ठीक है। अब हमने बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये देखो ई का सिंबल है। अब इसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया कुछ ऐसे, कुछ एंगल पे रखा है, मतलब ये एक फील्ड, इसमें डाइपोल को ऐसे रख दिया, ऐसे। तो भाई एक साइड वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक साइड होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, और नेगेटिव पे फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो कॉमन सी बात है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे एक फोर्स फील होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू एफ बाय चार्ज से लिखते हैं। अगर मुझे फोर्स लिखना है तो मैं क्यू ई से लिखूंगा, तो वही है यहाँ पे इस फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने। अब नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, नेगेटिव क्यू ई आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है और वो दूसरे वाला पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। ओके, अब ध्यान से देखना, जब भी बेटा जी एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो यहाँ पे आप एक चीज चेक कर सकते हो कि जो नेट फोर्स है यहाँ पे वो कैसी है, जीरो है। नेट फोर्स यहाँ पे कैसी है, जीरो है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाती है, टॉर्क आ जाती है। क्या आ जाती है, टॉर्क आ जाती है। जब भी कपल ऑफ फोर्सेस हो और नेट फोर्स जीरो हो रही है तो इसका मतलब टॉर्क है वहां पे। टॉर्क का मतलब है रोटेशन आ गई, कि ये मूव रोटेट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है जो फोर्स लग रही है, कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, या तो ये फोर्स लीजिए या ये फोर्स लीजिए, आपकी मर्जी है, बट उसका मैग्नीट्यूड लिखना, इनटू इन दोनों फोर्सेस के बीच में, मान लीजिए ये एक फोर्स इधर है और एक फोर्स ये इधर है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप लोगों को लेना है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को लेना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखोगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, 2a sin थीटा से लिखा जाता है। 2a sin थीटा से लिखा जाता है, क्योंकि देखो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने क्या लिखा, निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये है ना, निकालना है, तो डिस्टेंस लिख दिया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज 2a। कौन है, ये जो लेंथ होती है ये कितनी है, 2a होती है। डाइपोल की लेंथ तो 2a होती है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब q इंटू 2a इज वट, p होता है, तो q इंटू 2a को हमने p कर दिया, तो ये p हो गया, साथ में e हो गया, और ये साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब टॉर्क जो है ना वो एक क्या है, टॉर्क जो है बेटा जी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो टाउ है वो बन जाएगा p क्रॉस e, क्योंकि इसको ओपन करें तो ये बनता है p e साइन थीटा। एन कैप इज फॉर द डायरेक्शन पर्पज ओनली। ओके, चलो अब ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की, ये किस तरीके से होती है, टाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, कॉमन सी बात है कि जब हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो ये चीज ऊपर की तरफ आएगी, तो कमिंग आउट है ना, कमिंग आउट है। क्लियर हो रही है, चलिए अब देखो जो टॉर्क होती है वो क्या करती है भाई, टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड। मतलब जो टॉर्क है, जो इसको घुमाने वाली चीज है, वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग सेट करना चाहेगी। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसमें डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ, लेकिन टॉर्क इसको क्या करना चाहेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अलोंग बनाना चाहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए और यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, ऐसा करना चाहेगी, ठीक है। व्हेन P इज अलाइन टू E द टॉर्क इज जीरो। मतलब जब P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो टॉर्क कितनी हो जाती है, उस टाइम पे जीरो हो जाती है। कॉमन सी बात है कि उनके बीच का एंगल इज जीरो, क्योंकि देखो टाउ इज व्हाट, P E साइन थीटा है, तो मतलब जो थीटा है वो P और E के बीच का है। समझ रहे हो ना चीज़ों को, तो इसलिए यहाँ पे ये जीरो हो गया। क्लियर हुई चीज़ें, येस और नो। नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, इसमें एक केस आप लोगों को याद रख लेना, यहाँ पे तो नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, ये यहाँ पे क्या था, यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म था तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो थी, बट यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई, टॉर्क भी आएगी और नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, डाइपोल आगे चलने के साथ साथ घूमता भी चलेगा। मतलब ऐसे घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है।
वहाँ पे नेट फोर्स जीरो थी, सिर्फ रोटेशन हो रही थी। यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से रोटेशन तो आ गया, लेकिन एक फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। अगर दूसरी फोर्स ज़्यादा तो वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक बार ये डायग्राम्स जरूर देख लेना, क्योंकि ये डायग्राम आप लोगों के थोड़े से काम के हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम हैं, पता होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने एक बात करी कि जो टॉर्क है वो क्या करती है, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है। देखो सुनो, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, बिल्कुल टॉर्क आ जाती है। इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अपोजिट टू द टॉर्क। अब टॉर्क तो ले जाना चाहती है इधर, लेकिन हम इसको इधर करना चाहते हैं। देखो ना, बाहर से लिखा हमने, इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, टॉर्क इधर लेके आना चाहती है, हम इधर घुमाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है एनर्जी लग रही है। कौन सी एनर्जी आप बोलोगे यहाँ पे? आप यहाँ पे बोल दोगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें किसी चीज की जब एनर्जी निकालनी होती है तो हम ऐसे नहीं पूछते उससे कि भाई साहब तेरी एनर्जी क्या है, ऐसे नहीं बता सकते ना, ऐसे तो होएगा ही नहीं। हम अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसके अंदर, भाई उसको हिलाने में कितनी एनर्जी लग रही है, उसको रोटेट करने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी हुई डाइपोल की। ठीक है, चलो तो सुनो भी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, उसको लिखते हैं डी यू से, और ये क्या होता है, वर्क। ठीक है, ये क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने के। अब वर्क डन कितना है, वो होता है टॉर्क इनटू जितने एंगल से हम उसको कर रहे हैं। तो टॉर्क इज कितनी, पी ई साइन थीटा, साथ में डी थीटा। तो मैंने ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया। अब एक कॉमन सी बात है भाई, ये तो मैंने एक छोटे से एंगल के लिए लिखा ना, कि मैंने जब थोड़ा सा उसको रोटेट किया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेट किया। लेकिन अगर मैं टोटल की बात कर लूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड। अब स्टार्टिंग में तो एनर्जी जीरो है, बाद में एनर्जी यू, कितने एंगल से, इनिशियली मैं एंगल मान लेता हूँ कि कितना है, थीटा 1 है, और बाद में थीटा 2 है। अब इनिशियली 90 क्यों रखा है भाई, ये भी बात है। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला इज पी ई साइन थीटा, मतलब साइन 90 हो गया। ठीक है, तो टॉर्क कितनी हुई, पी ई हो गई, पी ई हो गई। क्लियर हुई कि P और E उस टाइम पे क्या है, परपेंडिकुलर है। P और E उस टाइम पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हुई? नहीं, क्लियर नहीं। चलो सुनो यार, ऐसे सुनो, इसको यहाँ से भूल जाओ अभी के लिए ना, तुम भूल जाओ, इतनी चीज़ को भूल जाओ कि यहाँ पे अपना थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो। अब तो कर लोगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करी तो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा हो गई। अब देखो, मैंने थीटा 1 को करा 90 और थीटा 2 को कर दिया जो कि फाइनल है थीटा। 90 क्यों करा, कि भाई इनिशियल पोजीशन के अंदर तो वो स्टेबल होना चाहिए ना, मतलब पहले से ही एनर्जी उसमें अगर स्टोर होगी, हम भी एनर्जी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो डबल एनर्जी बन जाएगी, मतलब एडिशन होगी एनर्जी की। इसलिए हम ये मानते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर एनर्जी कैसी हो, स्टार्टिंग में 0 हो। तो इसलिए जब यहाँ पे कोस आया, हम थीटा 1 को क्या रख रहे हैं, 90 रख रहे हैं। ओपन कर लो, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90, तो कोस 90 हो गया 0, तो बचा माइनस पी ई कोस थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, कि आप लोगों को रोटेट करने में कितना वर्क डन लग रहा है। सो इट इज माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोस आया है, एंड कोस आया तो इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि डाइपोल क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये सब चीज़ें। तो भाई सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस पी ई आएगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में एनर्जी, जो एनर्जी है इसमें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो वो मिनिमम है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, अगर थीटा जो होता है वो 180 डिग्री होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो कोस 180 इज व्हाट, -1, और -1 अगर लिखा तो माइनस पी ई -1, तो ये बन गया पॉजिटिव पी ई, तो एनर्जी इज मैक्सिमम।
अगर एनर्जी मैक्सिमम तो ये अनस्टेबल हो गया। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है बेटा जी आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। अब बारी है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड आई होप कि समझ में आ रहा है सभी को। अभी अभी हम बोर्ड करके हटे हैं, टर्म 2 पढ़ा है हमने, टर्म फर्स्ट की थोड़ी सी रिवीजन चाहिए हमें, तो इसलिए मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं और मैं बीच में यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, नहीं ऐसे कर लेते हैं, ये एक रिमोट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से जा रही है, ठीक है। मान लीजिए इसका ये एक छोटा सा पोर्शन है, एरिया है इतना सा, तो इतने एरिया में से कितनी लाइन इसमें से नॉर्मली जा रही हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया नॉर्मली आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नॉर्मली। क्लियर हुआ? तो अब देखो, मान लो कोई एरिया आपने लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इस साइड होगा, जिसको हमने एस वेक्टर लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इनको डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट। मतलब मुझे अगर फ्लक्स लिखना है तो मैं ई डॉट एस लिख दूंगा, ई डॉट एस लिख दूंगा। अगर मैं छोटे एरिया के लिए बात करूंगा, तो छोटा एरिया यहाँ पे आ जाएगा और छोटा ही फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर है? अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? फाइव लिखूंगा, इंटीग्रेशन इधर कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा भाई। क्लियर हो रही हैं चीजें या नहीं हो रही हैं? यस और नो? ये देखिएगा, अब ये होता है आप लोगों के पास फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे होता है सी क्या है? कूलम है बेटा। क्या है? कूलम है। क्लियर हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन, नीचे कूलम, एंड जो एरिया है उसके लिए मीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, अगर यहाँ पे ई डॉट एस जो है उनके बीच का एंगल अगर 0 है, इसका मतलब समझ रहे हो? उनके बीच का एंगल अगर 0, मतलब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फ्लक्स उस टाइम मैक्सिमम पास होगा। अगर 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री कैसे? ध्यान से समझना। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस 90 डिग्री में। 90 डिग्री कौन कौन? भाई ये जो एरिया वेक्टर जा रहा है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर चला जाए इसमें से, तो फिर क्या होगा? फिर वो तो 0 बनने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। मतलब ये प्लेन है, इसमें से फील्ड ऐसे जाएगा तो सही है, वो फ्लक्स माना जाएगा, लेकिन ऐसे अगर जाएगा तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर ऑब्जर्वर की साइड। चलिए, अब बेटा इसमें भी आप लोगों के पास केस होते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस थ्योरम क्या होती है? आप लोगों ने क्या किया कि एक चार्ज लिया, ठीक है, एक चार्ज लिया। मैं इसको यहाँ पे रफली बना लेते हैं, 1 मिनट रुको यार। एक चार्ज है, इससे फील्ड यहाँ पे निकल रहा है, इससे फील्ड यहाँ पे निकल रहा है, इससे फील्ड यहाँ पे निकल रहा है, इससे फील्ड यहाँ पे, इससे यहाँ पे, ऐसे। मैं इसके चारों ओर ना एक इमेजिनरी सरफेस बना लेता हूँ, मतलब इस चार्ज को क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, और एक पोर्शन में यहाँ पे इस जो इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाया ना, उसमें एक छोटा सा पोर्शन ये लगा लेता हूँ, और फिर नोट करता हूँ कि यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इस छोटे से एरिया में से, और इस छोटे से एरिया को काउंट करके फिर पूरे का भी निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फ्लक्स है वो क्या है, वो ये बताया गया किसके द्वारा? गॉस थ्योरम के द्वारा, कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है और वो कितने टाइम्स बताएगा। समझ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस हम बना रहे हैं, इज 1/μ0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, अभी हमने लिखा था फाई ई क्या होता है, ई डॉट डी एस, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/4πε0 r का स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ पे लिख दो Q/4πε0 r का स्क्वायर ds, इंटीग्रेशन करनी है ds की। अगर मैं इसका ये छोटा सा ds है और उसको सारे को जोड़ दूँ तो वो 4πr² ही बनेगा, क्योंकि इसका रेडियस r है। यस, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया? ये बच गया Q बाहर 4πε0 इंटू 4πr², तो 4πr², 4π से कट गया, साथ में नीचे r² था वो कट गया, तो Q/ε0 रह गया। क्लियर है? तो ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, मतलब एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना,
इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, अगर एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा विद द क्यूब, सारे क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, पूरे क्यूब की बात कर रहा हूं, तो वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन एक फेस के लिए बात करेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 फेस होते हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर हुआ। अब बेटा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एप्लीकेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन सेकंड एंड एप्लीकेशन थर्ड, तीनों में आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला समझना है। पहली जो एप्लीकेशन है वो है फील्ड निकालना आप लोगों को, किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से। एक स्ट्रेट वायर होगी, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो अब हम इसको कैसे करें। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं जो कि एक गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। गॉसियन सरफेस मतलब जो चार्ज को एनक्लोज करता है। तो इसके 3 फेस बनेंगे। एक फेस हमारे पास ये है, ये वाला फेस है एक, ठीक है, और एक फेस हमारे पास ये है, और एक ये जो कर्व्ड वाला सरफेस होता है। तो अभी एक चीज देखो, यहां जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे फील्ड बाहर, और इस सरफेस का वेक्टर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड बाहर, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड इधर ना इधर जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, तो इधर जाएगा। और एरिया वेक्टर अगर देखें तो वो किधर जा रहा है भाई, ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर देखें तो वो किधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, सामने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। अरे एक मिनट को, मैंने शायद से तुम्हें गलत बता दिया। इसका एरिया वेक्टर क्या है, इधर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, क्योंकि साइड वाला चार्जेस पे नहीं जाएगा ना, तो 90 हो गया, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल इज 90 डिग्री, इधर सेम है, इधर कितना है 0 डिग्री है, इधर कितना है 0 डिग्री है। तो कॉमन सी बात है बेटा, जब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ई डॉट डी एस अगर हम लिखना चाहें, मतलब फ्लक्स अगर लिखना चाहें, फ्लक्स लिखोगे क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा, ई डॉट डी एस को ओपन करेंगे तो ई डी एस कोस थीटा होगा। तो इसके लिए अगर हम फ्लक्स लिखना चाहें तो देखो, अगर कोस 90 है तो 0 बनता है, तो मतलब ना ये फेस काम का ना ये फेस काम का, सिर्फ ये फेस काम का है, ठीक है। तो फाई इज ओनली ड्यू टू किसकी वजह से, इस फेस की वजह से, क्लियर है। तो ई डॉट डी एस किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस को लिखेंगे, ई डॉट डी एस वो हो गया ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो गया, क्योंकि इस फेस की वजह से है, और ये फेस में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। तो ई डॉट डी एस जो हमने किया वो हो गया ई डी एस कोस थीटा, कोस 0 हो गया 1, तो इसलिए यहाँ पे ई डी एस आ गया खाली। तो ई को बाहर लिखना है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इंटीग्रेशन करेंगे डी एस की, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस कौन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे लिखा जाएगा, 2 पाई आर एल, आर इसका रेडियस और लेंथ इसकी ये हो गई, तो 2 पाई आर, तो E इंटू 2 पाई आर एल डी एस की जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखना भाई, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट है, तो Q चार्ज बाय लेंथ इज व्हाट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से शो करते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हुआ, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, मतलब E जो है यहाँ पे वो 1 बाय आर है। क्लियर हुआ, ये देख लीजिए, समझ में आया। सिमिलरली आप लोगों के पास एक शीट है, शीट में भी क्या होगा भाई, हम एक शीट लेंगे, शीट को दोनों मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज कर देंगे, और थिन शीट है तो इफेक्ट दोनों साइड होगा, इधर भी फील्ड है और इधर भी फील्ड है। इसमें से हम क्या करेंगे कि हम इसमें एक सिलेंडर लेंगे, हम इसमें एक सिलेंडर लेंगे जो कि इसके बीचों बीच हम निकाल देंगे, इधर भी और इधर भी। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर भी है और एरिया वेक्टर इधर भी है, तो इसके 2 फेस और दोनों ही हमें हमारे काम के हैं। तो इसलिए हम इसमें फ्लक्स जो लिख रहे हैं, फ्लक्स जो लिख रहे हैं ई डॉट डी एस से, वो 2 बार लिखेंगे, मतलब 2 टाइम्स वो लिखेंगे। तो इसलिए देखो 1 और 1 2 हो गए, और 2 के बाद ये डायरेक्टली ऐड भी हो गए, क्योंकि इनका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, इनका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, इधर वाला हमारे किसी काम का ही नहीं है। क्लियर हुआ, तो ये 2EA हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया भाई साहब, देखो ध्यान से, E निकालना है तो Q अपॉन 2
ए एप्सिलॉन नॉट नीचे लिख दिया, ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ ई तो निकालना ही है। अब क्यू अपॉन एरिया इज व्हाट, चार्ज अपॉन एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक शीट की वजह से होता है दिस। अगर तुम्हें 2 शीट के लिए दिया हो, जब दोनों पे सेम चार्ज हो, तो इस रीजन मतलब बाहर की साइड और इस साइड में चार्ज इस तरीके से होंगे, ठीक है, और मिड में चार्ज इस तरीके से होंगे। क्लियर है भाई? अगर अलग अलग चार्ज दिए हैं तो बेटा यहाँ और यहाँ तो फिर 0 होने वाला है, और यहाँ पे क्या होगा, इधर से चला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर अंदर गया तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे आंसर आएगा दिस। मैंने पहले ही बोला है और बार बार बोला बेटा जी, आप लोगों के काम आएंगे फॉर्मूलाज, आप लोगों के काम आएंगे फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज को रट जाना, इन फॉर्मूलाज को रट जाना, तुम्हारे बड़े काम आएंगे, क्योंकि सीईटी के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। चलो लास्ट है थर्ड एप्लीकेशन, इसमें एक स्फीयर हम लेंगे। देखो क्या होगा, इसमें एक स्फीयर लिया जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका रेडियस कितना हम ले रहे हैं, कैपिटल आर हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर कैपिटल आर ले रहे हैं तो गॉसियन सरफेस अब हम यहाँ पे मान लेते हैं। अभी पहले हमने ये कंडीशन मानी, यहाँ पे मान लिया, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो हम फ्लक्स कैसे लिखेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा, ठीक है। चलो ई डॉट डी एस कोस थीटा कर दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब बेटा इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फील्ड इज बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, तो थीटा इज 0, कॉमन सी बात है, तो कोस 0 इज 1, तो यहाँ पे ई बाहर, इंटीग्रेशन हुआ ds का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन ds किसका हो रहा है, गॉसियन सरफेस का हो रहा है, गॉसियन सरफेस का हो रहा है, तो इसका मतलब e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर लिखेंगे, और ये हुआ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो तो e इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना, ये एक सरफेस है, सिग्मा क्या था, क्यू बाय एरिया होता है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो भाई चार्ज तो इसके ऊपर नहीं है, चार्ज तो अंदर वाले के ऊपर है ना, तो उसका एरिया लिखेंगे, तो उसका एरिया इज 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्यू सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको रख दिया यहाँ पे। तो ई इज इक्वल टू कितना हुआ, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या, दिस, ठीक है। ये तब है जब हमने गॉसियन सरफेस को बाहर माना, लेकिन अगर गॉसियन सरफेस बिल्कुल यहाँ पे हो जाए बराबर, तो आप r इज इक्वल टू कैपिटल आर कर देना। अगर अंदर हो जाए फिर क्या होगा, तो चार्ज जो एनक्लोज हो रहा है वो 0 होगा, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं होगा, तो वो 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, ठीक है। तो बेटा ये था आप लोगों के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि फर्स्ट चैप्टर उसका 1 शॉट, एंड आई होप कि ये 1 शॉट आप लोगों को अच्छा लगा है। मैंने पहले ही बोला ये कि रिवीजन वीडियो है, डिटेल्ड 2-3 घंटे का अलग से बना रखा, वो भी देख सकते हैं, बट ये बेस्ट रहेगा क्योंकि सीईटी है, जल्दी पेपर होने वाला, महीने का टाइम है, मुश्किल से 30 दिन है, सो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं ईजिली, एक सिंपल वे में, ठीक है। चलिए आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बेटा जी, एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नोट्स, PDF, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक एंड सारे ही लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।